नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। राजेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। अब एक चीज जो सुनना बाकी रह गया था भाई, जैसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी जब इस धरती पे आए थे तो उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि वो अवतार है, वो अवतार है, वो अवतार है। और कई सैकड़ों साल या हजारों साल बाद फिर पता लगा कि भाई वो तो अवतार थे, ये सब। लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं, ये अब खुद ही को, मतलब मुझे अजीब सा ताज्जुब हुआ जब रूबिका लियाकत को वो बताने लगे कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद मुझे अब बिल्कुल पक्का ये यकीन हो गया है कि मैं बायोलॉजिकल, तो उसमें भी उनको इफ एंड बट था। वो अब अपने को कह रहे हैं कि वो अवतार हैं, और उनको वो कह रहे हैं कि वो कन्विंस हैं कि उनको ईश्वर ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया। और मुझे लगता है कि अगर वो इस बार आ गए तो डंडा मार मार के हमसे आपसे भी कहेंगे कि आप मुझे अवतार बोलिए। तो ये दिमागी स्थिति बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, या भगवान का मखौल हो गया है, या ये इज ही फिट टू रूल दिस कंट्री? मतलब इस कंट्री को गवर्न करने के लिए क्या वो उचित आदमी है जो अपने को भगवान का अवतार मानने लगे? इस तरह के सैकड़ों लोग हम लोगों ने देखे, और उनके बारे में क्या कहें? मैं जरा इस पे आपका एक पहले वक्तव्य ले लूं। देखिए अरुण जी, ये है बात के भारत की धरती पे जो प्रतीक हैं, मतलब जो जिनको हम अवतार मानते हैं, जिनको हम ईश्वर मानते हैं, उनको हम लोग अपने, हम और आप जो आम आदमी है, उससे थोड़ा ऊपर उठ के मानते हैं। यानी जो जो काम हम और आप नहीं कर सकते, अगर कोई वो व्यक्ति ऐसा करे तो हम उसको कहते हैं यार अवतारी पुरुष है। तो अवतारी पुरुष तो क्या, मैं आपको अपने इलाके के एक डाकू की कहानी सुनाता हूँ कि मैं जिस इलाके में पला तो वो वहां एक डाकू ग्रोह बड़ा मजबूत था, देवी सिंह उसका नाम था। तो वो जेल तोड़ के भाग गया। तो गांव में लोकगीत गाने जाने लगे थे कि देवी सिंह बड़े अवतारी, जेल तोड़ के भये फरारी। तो यानी वो अवतार ऐसे हो जाते हैं कि वो चाहे ना कहें, लेकिन लोग उनमें ऐसी आस्था रखने लगते हैं। अब जब लोग आस्था रखते हैं और ये कोई तीसरा व्यक्ति वो बात पकड़ ले, शार्प हो, जो बहुत श्रूड हो, कि अगर हमने लोगों के दिमाग में अवतारी होने की धारणा बिठा दी, प्रतिष्ठित कर दी, तो शायद हमें लगता है कि ये चीज जो है लोग फिर मानने लग जाएंगे। और हमने ये देखा है कि बाद में, अब देखिए एक उदाहरण और देता हूं आपको। 5,000 साल में वो काम जो महात्मा गांधी ने किया, वो पिछले 5,000 साल में नहीं हुआ था। इस देश को, ये देश असंख्य छोटे 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 छोटे, आपको मैं ऐसे उदाहरण दे के समझाऊंगा कि आजादी से पहले अंग्रेजों के राज में और उससे पहले मुगलों के राज में असंख्य छोटे छोटे पोखरों में बटा हुआ था। लेकिन पोखरों के अंदर अपना ज्वार नहीं होता। और महात्मा गांधी ने आजादी पाने के लिए ये बात महसूस की कि इन पोखरों में समंदर सा ज्वार पैदा करना पड़ेगा, और उन्होंने वो कर दिखाया। उन असंख्य पोखरों को एक एक ऐसे महासागर का ज्वार उन्होंने पैदा किया, तब ये देश आजादी हासिल कर पाया। उससे पहले हिंदुस्तान कितनी रियासतों में कितने देश थे, आप देखिए ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो वो वास्तव में, जिसको अगर हम अवतारी पुरुष कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। लेकिन हम जानते हैं कि अवतारी पुरुष कह देने से किसी व्यक्ति के बारे में बहुत बहुत सार्थक विश्लेषण नहीं होता। महात्मा गांधी खुद भी नहीं चाहते थे कि उनको कोई अवतारी पुरुष कहे। महात्मा कहे जाने पर भी जब उनको कहा गया तब उन्होंने एतराज किया था। लेकिन अब जब कहने लग गए लोग कि हाँ, जब आप फकीर हो, आप अपने पास कुछ रखते नहीं हो, आप अपने पास कुछ कपड़े नहीं पहनते हो, एक लाठी और उस पर चलते हो, तो आप क्या हो? तो मैं अब लौटता हूं इस पे कि जो महान माननीय मोदी जी हैं, हमने देखा कि 5 चरणों के बीच में ये अवतारी पुरुष होने की प्रतिष्ठा क्यों आई? इसलिए कि पहले से लेकर के लगातार तीसरे चरण तक तो ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी ऐसे चमत्कार से ही अगर कोई जीत जाए तो जीत जाए। अब चमत्कार कैसा हो? अब कोई ऐसा चमत्कारी क्या हो सकता है? तो ये कि अपने आप को ईश्वर का रूप प्रतिष्ठित कर दो। भारत का मतदाता बड़ा धर्म भीरू है,
और बड़ी आस्था रखता है। और अगर ये उसके मन में गांव में जो खास तौर पर जो अभी अभी कम पढ़ाई लिखाई के नजरिए से या कम जागरूक लोग हैं, वो ऐसे गांव में मिथक और कहानियां फिर गढ़ लेने लगते हैं। हाँ यार, मोदी जी तो वाकई बहुत बहुत बड़े अवतारी पुरुष हैं। तो ये जब खुद वो कह रहे हैं कि शायद मैं मतलब माता जी की ने मुझे जन्म दिया था, तो इसका अर्थ ये है कि वो अपनी सेल्फ मार्केटिंग कर रहे हैं कि वो अवतारी पुरुष हैं। अब देखिए, भले ही भारत का संविधान इसकी इजाजत ना दे, भले ही भारत की जो एक प्रोग्रेसिव धारा है वो इसको ना माने, लेकिन वो अपने आप को कह रहे हैं, वो शहजादे शब्द राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उस चीज को हासिल करने की ललक है, जिसमें कि अब देखिए 5 चरणों के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं अगर महसूस हुआ हो तो बताइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2019 जैसी तो नहीं है। तो मानसिकता ये है कि आप कैसे भी हो, मतदाताओं के भीतर एक ईश्वर जैसी प्रतिष्ठा पा लीजिए। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। आप देखिए अयोध्या के समय पर राम, एक तस्वीर आई थी, उनका एक पोस्टर आया था कि वो राम को छोटे से बच्चे हैं और उनकी उंगली पकड़ के वो बड़े विराट आकार में मोदी जी हैं, वो उनको लेके जा रहे हैं। एक तस्वीर आई थी कि वो संत तुकाराम की तरह दिखाई दे रहे थे। जहां जहां जैसे जाते हैं वहां वैसे उस तरह के संतों महात्माओं का वेश धारण कर लेते हैं। क्या 2024 के विश्व में, आनंद जी ये बताइए कि क्या कोई देश जो संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसे प्रतीकों के आधार पर चल सकता है? आप संसार के अन्य तेज रफ्तार से भागते देशों के साथ चल सकते हो? नहीं चल सकते। और आप देखिएगा कि इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर उसने इस तरह के प्रतीकों को मानना शुरू कर दिया और उस आधार पर अगर मतदान हो गया, तो बहुत बड़ा नुकसान है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए। जी। राजेश भाई, मैं एक चीज और जरा आपसे समझूं। दो चीजें हैं। एक तो यह है कि आजकल, मैं कल इलाहाबाद गया था, बनारस भी गया था, एक चीज सब लोग कह रहे हैं कि भाई इस समय दो पिक्चरें आ रही हैं, दो तस्वीरें हैं। वो कह रहे हैं आप सोशल मीडिया खोल लीजिए तो यह है कि भाई बीजेपी और मोदी जी 200 के नीचे, कोई कह रहा है 150, कोई कह रहा है 160, कोई, और आप टीवी वाली दुनिया खोल लीजिए तो 400 के ऊपर। पहला प्रश्न तो ये कि इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, ये तस्वीर तो आगे इतना डिफरेंस। एक दूसरा, एक चीज ये भी है कि मोदी जी को एकदम से क्या चढ़ी है कि तीसरे चरण के बाद अब वो इंटरव्यू देने की होड़ लगाए हुए हैं। मतलब वो अच्छा, वो दोनों काम कर रहे हैं टेक्निकली। मेरे हिसाब से इलेक्शन पहले जब इलेक्शन होते थे तो सबके टाइम स्लॉट अलॉट होते थे दूरदर्शन में कि भाई 15 मिनट आप 15। अब यहाँ पे तो एक तरफा मोदी जी के इंटरव्यू चल रहे हैं, दूसरे का तो टाइम दिया नहीं जा रहा है। और मोदी जी सारे टीवी चैनल्स में सारे अपने जो उनके एंकर हैं, जो उनके लोग हैं, उनके बीच बैठ के लगता है पार्टी का कोई काम कर रहा हूं मैं। दोनों चीजों पे जो मोदी जी ने इंटरव्यू की बाढ़ लगा दी है, और दूसरा सोशल मीडिया और सरकारी मीडिया के मतलब एस्टिमेट में इतना फर्क कैसे हो सकता है? देखिए, उसका 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी जी के मन में ये धारणा बैठी हुई थी, और ये उन्होंने इस तरह से कोशिश की कि प्रचार तंत्र के जरिए इस देश में जो काम किया जा सकता है, वो उस के अलावा कहीं कोई रास्ता है नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने चैनलों पर ध्यान देने की कोशिश की, और लगभग सारे चैनलों को आप देखिएगा कि गोदी मीडिया की श्रेणी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब गोदी मीडिया, क्योंकि आप फंड करते हैं, आप उनको अलग अलग तरीकों से लाभ पहुंचाते हैं, तो जब लाभ पहुंचाते हैं आप किसी को, तो वो तो आपके प्रति गीत गाएगा। लेकिन जो 2000, 200 और 400 की जो बात आप कह रहे हैं, मैं देखिए आपको ये कहता हूं कि जब पिछले बार 2019 के इलेक्शन में जो जितने स्थान प्राप्त किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो स्थान तो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। वो एक सर्वोच्च शिखर बिंदु था जो बीजेपी ने अपने इतिहास में पाया था। अब जो 5 वर्षों में घटा है, अगर आप उसको बहुत व्यावहारिक तौर पर नहीं देखेंगे, देखिए आज
400 सरकारी मीडिया बोल रहा है वो प्रचार। अभी मैंने 2 दिन पहले, आपने दूरदर्शन की बात कही, 2 दिन पहले मैंने आकाशवाणी पर उनकी योजनाओं के प्रचार होते देखे, जो कि विज्ञापन अब तक बंद हो जाया करते थे लेकिन अभी भी रेडियो पर चल रहे हैं, प्राइवेट स्टेशंस पे चल रहे हैं। तो इनका क्या अर्थ लगाया जाए कि या तो उन्हें यकीन नहीं है कि 2019 रिपीट होगा, जो कि नहीं होगा। तो एक कारण तो ये है। दूसरा, अब अगर 200 के आसपास है, जो कि तमाम सर्वे, तमाम इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट्स, वो और तमाम इंटरनेट एडिशंस और यूट्यूब चैनल सारे जो बोल रहे हैं, वो इसलिए 200 के आसपास बोल रहे हैं कि एक व्यावहारिक जमीनी फीडबैक है ये। आपको याद होगा 2 दिन पहले, पता नहीं, मैं नहीं जानता उसकी सच्चाई, मुझे नहीं पता, लेकिन एक व्हाट्सएप पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश आया था कि जो इंटेलिजेंस ने है वो कोई ऐसी रिपोर्ट पीएमओ को भेजी है जिसमें उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। तो अब सुपड़ा साफ अगर होते दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे? जो इंटरव्यूज देने का सिलसिला शुरू हुआ है वो इसी वजह से है। जो आदमी 10 वर्षों तक मीडिया से कटा रहा, जो आदमी 10 वर्षों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक न कर पाया, वो अचानक ऐसा उदार हो गए। हालांकि ये उनकी पुरानी रिवाज है कि एक एक चैनल के लोगों को बुला करके अपने दरबार में और उनको इंटरव्यू दे दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं वो, और अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो वो, इसका मतलब ये है कि अब सारे घोड़े खोल रहे हैं घबराहट में। और उसमें जितना वो आप कह सकते हैं कि उनके, तो जो एक कहावत है हमारे यहाँ, तोते उड़ गए उनके। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जबान लड़खड़ा रही है, क्या बोल रहे हैं, क्या अर्थ निकल रहा है, ऊट पटांग ऊल जलूल कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये ऐसा स्थिति तब होती है जब घबराहट हो, असुरक्षा हो, भय हो। क्योंकि एक अधिनायक कभी भी डरा हुआ अपने आप को, भले ही वो मन से डरा हुआ हो, लेकिन वो डरा हुआ दिखना नहीं चाहता। उसको कोई देखे कि उसका डर पकड़ ले, उसका भय पकड़ ले। और ये इस समय मोदी जी की मानसिकता यही है। तो अब मुझे नहीं जी लगता कि वो आप तो 200 के पार कह रहे हैं, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सा, अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल होके जाऊं, मेरे तो 150 के आसपास मेरा आंकड़ा अभी भी है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे तो। लेकिन बड़ी मुश्किल से ये 200 पे पहुंचेंगे, अगर पहुंचेंगे तो। और सबकी, पूरे देश की निगाह अब उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सियासी समीकरण है अब एक तरह से इस बार के चुनाव में उलट गए हैं बिल्कुल। जी। मैं, राजेश भाई, मैं 200 पार नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी 200 के अंदर। मैंने हाँ बिल्कुल ठीक है, 16 बिल्कुल। अप्रैल मैंने 16 अप्रैल को एक किया था वीडियो। उस समय मैंने अपने एस्टिमेट राज्यवार बताए थे, तो उस समय मेरे हिसाब से ये करीब 224 पे थे, 16 अप्रैल, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था। फिर मैंने 10 मई को किया है। 10 मई को बीजेपी 199 थी, मेरे हिसाब से 200 पार नहीं कर रही थी। और 10 मई और आज 24 मई के बीच में, 24-25 मई के बीच में बहुत पानी बह गया है और ये लगातार नीचे फिसल रहे हैं। ये कोई दिन भी आप नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ गेन किया हो। मैं जरा एक चीज और आपसे, आपने यूपी का नाम लिया, आप जिस स्टेट से आते हैं, मध्य प्रदेश से या बाकी जो हिंदी भाषी क्षेत्र में, वहां पे एक समय बीएसपी का दबदबा, मतलब दबदबा इन द सेंस कि उनको वोट मिलते थे, उनके 2-4 एमएलए आते थे, वो गेम खेल खराब करने की स्थिति में रहते थे। मायावती जी इस बार बिल्कुल एक्सपोज हो गई हैं कि किस तरह से वो बीजेपी का फायदा करा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है राजेश भाई, कि मायावती, बीएसपी को वोट ही नहीं मिल रहा है। तो आप, मतलब क्या हो गया इस समय, लोग क्यों नहीं, भाई मायावती जी एक बड़ी नेता हैं दलितों की, लोग उनको मानते हैं, उनको हरदम कुछ ना कुछ वोट मिलते हैं, क्या हो गया? आप क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है आनंद जी कि देखिए किस तरह से धूमकेतु की तरह मायावती का उदय हुआ था। और अगर आपको याद हो कि जो, मतलब कांशीराम ने किस तरह से इनको प्रोजेक्ट किया, और मुझे याद है कि चंबल में, बुंदेलखंड में, विंध्य इलाके में, मध्य प्रदेश के, इनकी सभाओं में लाखों लोग उमड़ते थे, स्वस्फूर्त अपने तरफ से जाते थे, भीड़ लाई नहीं जाती थी। और उसमें ऐसे ऐसे नारे लगते थे कि इतने घनघोर आपत्तिजनक नारे लगते थे। और फिर उसके बाद कांशीराम जी बहुत तीखे स्वर में कहते थे कि अमुक अमुक जातियों के लोग अगर यहाँ बैठे हों तो इस सभा से चले जाएं, ना मुझे उनके वोट चाहिए, ना मैं उनसे बात करना चाहता हूं, ना मैं उनकी उपस्थिति चाहता हूं।
लेकिन 4 बार जो मुख्यमंत्री रही हो महिला, अब देखिए आज कितनी दुर्बलतम तस्वीर है। हम कांग्रेस की तरफ तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, लेकिन देखिए उसी विधानसभा में कितनी सीटें हैं आज बीएसपी के पास, अगर है तो अब इसके लगभग शून्य है। और क्या है, एक सीट है मेरा ख्याल ना, सिर्फ एक सीट, जी लेकिन एक एक है ना, एक सीट। अब 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जब उन्होंने गठबंधन किया था, तब तो फिर भी 10 सीटें हासिल की थी लोकसभा में, अगर आप याद हो तो। दूसरी चीज यह है कि 2019 से 2024 के बीच में उन्होंने 3 मोर्चे पर उन्होंने अपनी लड़ाई हारी है। पहली लड़ाई तो उन्होंने ये हारी कि उन्होंने अपना जो वोट बैंक है वो खोया है। वो धीरे 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 जनाधार उनका खिसकता गया है, जो और ऐसा हुआ है जब उन्होंने पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जब उन्होंने, आपको याद होगा कि बीते दिनों उत्तराधिकार वाला जो मामला हुआ था और जिस तरह से अपने उत्तराधिकारी को हटाया उन्होंने, जबकि वो बहुत शार्प और बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन उसको हटाया कि अभी वो परिपक्व नहीं है। उससे जो यूथ था, युवा वर्ग जो बीएसपी का, दलित वर्गों का या कमजोर अति पिछड़े वर्गों का जो आ रहा था, वो छिटक गया फिर से एक बार। और तीसरी बात ये रही कि 2000 ये बेमेल गठबंधन जो रहा था 2019 के बाद, जो मतलब पर्दे के पीछे का, तो वो ओबीसी भी उनसे छिटका और दलित भी उनसे छिटका। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दलित छिटका है तो कहां जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित गया था पिछले चुनावों में, हमने देखा, विधानसभा चुनाव में भी देखा, जो ओबीसी का वोट हमने देखा जो खिसका, वो अब या तो वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है जो बीजेपी की तरफ था, और या वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो मैं देख पा रहा हूं कि इसका अर्थ यह है कि मायावती और उनका दल अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे सकता है इस बार 4 जून के बाद। एक बात मैं और कह सकता हूं, हालांकि ये जो नीति को लेकर के जो भ्रम रहा है मायावती के साथ, वो पिछले 1 दशक में लगातार उसका ग्राफ अगर आप बहुत बारीक सा एनालिसिस करें, क्योंकि वो एक अलग एपिसोड का विषय है, लेकिन अगर आप देखें तो वो लगातार लगातार वो दुर्बल होते गए। और नतीजा यहां तक आया कि जो महिला प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही थी, आपको याद होगा 2014 में तो शून्य था। 2014 में मुझे याद है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर मायावती जी की कोठी थी, और उसमें जो बिना परमिशन के जिस तरह से वहां निर्माण किया जा रहा था, और किसी सरकारी एजेंसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मायावती के साथ बातचीत कर ले। आज वो स्थिति नहीं रही। तो अगर कोई जिम्मेदार है इतने दुर्बल और इतने कमजोर स्थिति के लिए, तो मायावती स्वयं है। जी जी, मैं एक चीज और जरा आपसे समझूं। एक तो पहले मैं आपको, जो मेरी समझ है और जो मेरी सूचना है राजेश भाई, ये आकाश आनंद को मायावती जी ने हटाया नहीं है, उनसे हटवाया गया है। तो मैसेज उनको दिया गया है कि आप इनको हटाइए, मतलब ये हुक्म आया है। हाँ, ये क्योंकि बीजेपी जब ये कराती है तो हुक्म देती है, और वो कहती है कि ये करे जिससे विजिबली ये पता लगे कि आप इस तरह से, मतलब जिसको कहते हैं ना, आपने हुक्म बजा लिया। खैर, मैं एक चीज और राजेश भाई, क्योंकि वो हम लोग जब पिछले हफ्ते बात किए थे तो उसके नेक्स्ट डे सैटरडे की सुबह इंडियन एक्सप्रेस में वो छपा, उसका पहला और फिर पूरा इंटरव्यू। ये नड्डा जी ने एक नया शगल किया है कि आरएसएस के आप कोई जरूरत नहीं है, और वो सामर्थ्यवान है और फलाना है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पार्टी को जरूरत है। अब 2 चीजें, एक तो ये बिल्कुल इसको कोई मानने को नहीं तैयार है कि मोदी जी की परमिशन के बिना नड्डा जी ये मुंह खोलेंगे। अगर नड्डा जी को सुबह उठ के आप कोई फोन करे तो वो पूछते होंगे पहले फोन करके कि इसका जवाब नमस्ते करूं कि गुड मॉर्निंग करूं कि सलाम करूं। वो जब इस हद तक कॉपी बुक है। दूसरा, आपको क्या लगता है, कंफ्यूज करना चाहते हैं, खुद कंफ्यूज हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कम उसका, ये कि इससे इस सारे उससे क्या मतलब क्या अचीव हो रहा है राजेश भाई? देखिए, आपको उसकी टाइमलाइन समझनी पड़ेगी, और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखना होगा। बैकग्राउंड ये देखना होगा कि एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और
जब वो, ये 2002 की बात है, जब संघ वहां नागपुर जा रहे थे वो, तो संघ की तरफ से निमंत्रण आया कि आप आइए, और उनको सहर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने शर्त रखी कि चूंकि 52 वर्षों से संघ कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया है, मैं आऊंगा, क्योंकि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं, इस देश का प्रधानमंत्री हूं, और अगर इस देश का राष्ट्रीय ध्वज अगर संघ में नहीं फहराएगा और मैं आऊंगा तो गलत संदेश जाएगा। एक दृश्य ये था, राष्ट्रीय ध्वज वहां फहराया गया और अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए। अब इसको याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 2014 में जब मोदी जी आते हैं, और कई साल तक वो नागपुर जाते हैं, 3-4 बार अलग अलग कार्यक्रमों में गए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ उनको कहता है कि भाई क्या बात है कि आप क्यों नहीं आते हो। उन्होंने अपने 2 प्रवक्ता भेजे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो भागवत जी की जगह बैठा होता। अब ये वो भूल जाते हैं कि भागवत जी की जगह केवल एक तरह से ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित है, तो जो उनका जातिगत समीकरण है, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन और दूसरी बात ये कि भागवत जी उम्र में मुझसे छोटे हैं, तो ही शुड कम टू मी, व्हाई शुड आई, ये उन्होंने उत्तर दिया। और उसके बाद से संघ के साथ संबंधों में खटास आती गई। तीसरी एक घटना टाइमलाइन की जो मैं बात कही थी, वो एक और, जब 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो संघ ने चूंकि काफी योगदान दिया था और संघ का एजेंडा था जो इनको इन्होंने किया था, तो गुजरात की सारी कड़वाहट भूलते हुए भी संघ ने एक बार इन पर दांव लगाया था, और इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर बन पाए थे। अब आप कहेंगे गुजरात में कड़वाहट क्या? गुजरात में ये जितने बार भी प्रधान मुख्यमंत्री रहे, वहां इन्होंने एजेंडा तो संघ का चलाया, लेकिन संघ को और संघ के कार्यकर्ताओं को और संघ को संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, सबको हाशिए पे रखा। एजेंडा संघ का, इसका अर्थ यह है कि वो संघ से लोगों को अलग करना चाहते थे और संघ का एजेंडा खुद चलाना चाहते थे। तो जब 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो मोहन भागवत वहां पे जी पहुंचे वहां पे, और मध्य प्रदेश का जो मध्यांचल भवन है, आपको अगर याद हो, तो मध्यांचल में वहां इन्होंने सारे मंत्रियों की क्लास रिपोर्ट कार्ड मांगा, और वहां रिपोर्ट कार्ड के तौर पे गए, प्राइम मिनिस्टर भी गए, नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो उनको बड़ा ये हर्ट फील हुआ कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, लेकिन मुझे रिपोर्ट कार्ड देना पड़ रहा है संघ को। तो वो दिन है जो सालाना रिपोर्ट कार्ड भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल को पेश करना था संघ के सामने, तब से आज तक दोबारा वैसा नहीं हुआ। तो ये 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जिनको आपको इसलिए याद रखना होगा। और इसी आप ये पाएंगे कि 2018-19 आते आते 2019 के चुनाव में भी संघ कोई बहुत सक्रिय नहीं था, बिल्कुल सक्रिय नहीं था। वो तो पुलवामा और जो बाद का जो घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम के चलते 6% वोटों का जो स्विंग था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ करीब करीब उसने निर्णायक स्थिति में उसको दिला दिया। दूसरा ये था कि राहुल गांधी ने अपनी वो भूमिका नहीं निभाई थी, जो भारत जोड़ो यात्रा उसके जरिए जिस तरह से उन्होंने अपना प्रोजेक्शन किया, तो वो चीज लोगों के सामने नहीं आया था। तो एक निराश मतदाता था जो 2019 में गया था। तो जो मतदाता 2019 में निराश हुआ था, वो 2024 में भी निराश है। लेकिन जो आरएसएस निराश नहीं था 2018-19 तक, वो भी निराश है। आज आप पाएंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आरएसएस के कार्यकर्ता गांवों में नहीं गए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने प्रचार नहीं किया। और नुकसान क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी में संघ के विधान के हिसाब से एक निश्चित वर्ग अनुपात में पार्टी के भीतर जाते हैं, और वहां संगठन के हिसाब से पार्टी में को चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक मंत्री, संगठन मंत्री जरूर रहता है, कोई एक महामंत्री जरूर रहता है। कुशाभाऊ ठाकरे भी इसी कड़ी में गए थे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो संघ के प्रचारक ही थे। तो जब जहां संघ की स्थिति ऐसी रही हो कि जो बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष देता रहा हो, उपाध्यक्ष देता रहा हो, वो अब इतना उपेक्षित हो गया, तो अब मैदान में संघ के कार्यकर्ता नहीं है। अब एजेंडा कितना ही चला लें, आप ये पाएंगे कि संघ के जो है इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। अब कुछ भी कर लें। एक और आपको मैं याद दिलाता हूं कि बीते दिनों ये एक कोशिश हुई थी
मोहन भागवत से और प्रधानमंत्री के संवाद की। ये बात है करीब करीब महीने भर पहले की। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 2 चरणों, मेरा ख्याल है कि 1 या 2 चरण में जो नुकसान हो रहा था, उसके बाद जब ये घबराए थे कि भाई ये संघ हमको समर्थन क्यों नहीं कर रहा है और वो वगैरह वगैरह, तब भी ये जो बात हुई थी और उसके बड़े उत्साह उत्साह से ये बात आई थी। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसमें यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्ण उत्साह के साथ इनके साथ नहीं है, वो नाराज है। और आप देखिएगा कि मोहन भागवत समेत तमाम लोगों ने जेपी नड्डा के इस बयान पर कोई टिप्पणी तक नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि जेपी नड्डा ने उस सच को उजागर कर दिया है, उसको एक तरह से निर्वस्त्र कर दिया है जो अभी तक झीने पर्दे में छिपा हुआ था। अब इसके बाद जी क्या बचता है? जी जी जी। मैं एक अंतिम प्रश्न चलते चलते, चुनाव आयोग पे तो रोना इसलिए जरूरी है कि ये अपने को इतना डिस्क्रेडिट करता जा रहा है चुनाव आयोग, ना वो कोई कार्रवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के तर्क दे रहा है कि अगर हमने 17C अपलोड कर दिया तो कुछ लोग फेक उसका वो बना के और कंफ्यूज करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ कहाँ, ना सिर ना पैर, क्या हो गया है? क्यों चुनाव? आपको नहीं लगता है कि जैसे अगर सरकार बदलती है तो चुनाव आयोग पे सबसे पहले कुछ ना कुछ तो इसको, इसके स्वरूप को या कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। देखिए, सवाल यह है कि सरकार, ये चुनाव आयोग के रहते क्या सरकार बदलेगी? तुलसीदास रामचरितमानस जब हम लोग पढ़ा करते हैं तो रामचरितमानस में हम लोग बचपन में वो अखंड रामायण हुआ करती थी। तो अखंड रामायण में क्या होता है कि वो दो दोहों के बीच में एक चौपाई होती थी, वो संपुट संपुट। की कहा जाता था, है ना? तो वो संपुट कुछ इस तरह का है कि अपन आप जितनी भी चर्चाएं करेंगे, दो चर्चाओं के बीच में हमारी शुरुआत की, और संपुट वाक्य यही है कि ये चुनाव आयोग अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। कितना ही मूर्खतापूर्ण तर्क है कि ये फेक इस्तेमाल करेंगे, कितना ही मूर्खतापूर्ण तर्क है ये। आप 1 करोड़ मतदाता बढ़ा दें, 1 करोड़ आबादी वाले इस दुनिया में तमाम देश हैं, उतने वोट आप एक फेज में बढ़ा दें तो आप पर सवाल ना उठाया जाए। आपका एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे के चुनाव प्रक्रिया, चुनाव से ठीक पहले आप उसके कारण ना बताएं, लोगों को पता ना चले कि निजी कारणों से जा रहे हैं साहब। लिंगदोह का इस्तीफा भी हुआ था, आपको अगर याद हो तो चुनाव आयोग ने जिस तरह से खुद, जो बात मीडिया के लिए आपातकाल के दरमियान कही जाती थी कि किसी ने झुकने के लिए कहा और आप साष्टांग लेट गए, तो चुनाव आयोग इन दिनों साष्टांग लेटा हुआ है और उसने अपनी वो प्रतिष्ठा खो दी है जिसके जो प्रतिष्ठा 77 में इंदिरा गांधी की सरकार जब पराजित हुई तो पाई थी, क्योंकि वो चुनाव आयोग इंदिरा जी के द्वारा तय किए गए थे। 79 में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई सरकार ने चुनाव आयोग तय किए थे और उसी चुनाव आयोग ने उनको हराया। राजीव गांधी की सरकार को हराया, नरसिंह राव सरकार को हराया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हराया और उसके बाद 2014 में फिर कांग्रेस सरकार को हराया। तो इसका अर्थ ये है कि जो चुनाव आयोग इतना प्रतिष्ठित था, और आपको पता है कम से कम 15 देशों में भारत का चुनाव आयोग चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण देने जाते थे, यहाँ के लोग, इतनी साख और इतनी धूम थी जो भारत के चुनाव आयोग की, और भारत के चुनाव आयोग के कामकाज की और शैली की और निष्पक्षता की मिसालें दी जाती थी, पाकिस्तान में मिसालें दी जाती थी। तो ऐसी स्थितियां थी, अब वो स्थिति नहीं रही है। अब वो स्थिति ऐसी हो गई है विकट कि वो चुनाव आयोग अब जब से सीजीआई को उनकी सिलेक्शन कमेटी में से हटाया है, तो उसके बाद से चुनाव आयोग एक विभाग या मंत्रालय की तरह व्यवहार कर रहा है केंद्र सरकार के। तो अब चुनाव आयोग के रहते मुझे तो अव्वल तो उम्मीद है नहीं, लेकिन चुनाव आयोग अगर इसी तरह करता रहा तो देखिए ये देश महात्मा गांधी के सत्याग्रह का साक्षी है और सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों को झुकाया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर चुनाव आयोग ने अपने यश की पूंजी खो दी तो ये देश चुनाव आयोग के खिलाफ निश्चित रूप से एक सत्याग्रह, महात्मा गांधी के अस्त्र को, जो उनका उपाय था, उस उपाय, अचूक उपाय को अपनाने के लिए बाध्य हो जाएगा और चुनाव आयोग की इसकी कल्पना नहीं है। तो ये चुनाव आयोग को हमेशा देखना पड़ेगा। जी जी।
राजेश भाई चलते चलते चूंकि आपने कह दिया, मुझे एकदम से याद आ गया, बहुत दिन हो गए अखंड रामायण नहीं बैठे। अब शायद चलन भी बहुत कम हो गया है। पहले मैं अब 3-4 गाँव में शब्द होता है टीवी। नहीं, पहले तो हम लोग के घर पे भी, अब तो मतलब बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं। उसमें था मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी, एक ये बहुत पॉपुलर था। फिर जी। एक बहुत पॉपुलर था, जो तो तुम जानो अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। फिर हाँ, एक सबसे ज्यादा पॉपुलर था, दीन दयाल बिरु संभारी हरहु नाथ मत संकट भारी। रघुनाथ इस संकट भारी। हाँ, इस तरह के सिया राम में सब जग राम ही जानी केवल करहु। प्रेम प्यारा जान ले सब जानन हारा, एक ये हुआ करता था। रामायण सुरतरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। तो इस तरह के जी बहुत थे। अब देखिए ना, ये मैं एक और भी बताऊं आपको, एक ये परसेप्शन बन गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करता है वो हिंदू नहीं है। हम आप रामचरितमानस की चौपाइयों को याद कर रहे हैं। हमारे जी तमाम साथी मैं देखता हूँ शो में अपनी धार्मिक आस्थाओं की और उनकी जानकारियों से लबरेज रहते हैं कई बार। मैं तो राहुल गांधी जब कहते हैं, शास्त्रार्थ का न्योता देते हैं मोदी को, तो इसलिए कि वो किस दम पे, इसलिए कि राहुल गांधी की स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक शक्ति और नॉलेज जबरदस्त है। मैं कोई व्यक्ति जी के नाते उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे मालूम है। और हम सब लोग इस भारत की जमीन के लोग हैं। हम अनास्तिक हो ही नहीं सकते। हम भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड नेता हैं, उनसे 100% अच्छे हिंदू हैं। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते तक के लिए